नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति का भाग 2। इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रमुख क्रांति के केंद्र थे उनको देखेंगे, कहाँ कहाँ पर ये क्रांतियाँ होती हैं तथा कहाँ कहाँ पर ये केंद्र तथा कौन कौन इनका नेतृत्व करते हैं, इन सबको देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत 1857 के विद्रोह की शुरुआत। पिछले वीडियो में हमने 1857 के विद्रोह के कारणों को देखा था। आज हम देखेंगे विद्रोह की शुरुआत। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में कुछ सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। जब मंगल पांडे वाली घटना होती है उसके बाद यह घटना होती है मेरठ में, हमने देखा था पिछले वीडियो में। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त की सजा सुनाई गई। बख्त खान के नेतृत्व में सैनिकों के एक दल संगठित होता है। जो बख्त खान होते हैं वो सैनिकों के एक दल को इकट्ठा करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथी सैनिकों को रिहा कर अस्त्र शस्त्र लूट लिए। जिन सैनिकों को सजा हुई थी, 85 सैनिकों को बर्खास्त करके उनको सजा सुना दी गई थी, तो उन्हें कैद में डाल दिया गया था। तो बख्त अली खान ने एक सैनिकों का संगठन इकट्ठा किया और अपने सारे साथी सैनिकों को रिहा करा लिया और अस्त्र शस्त्रों को लूट लिया। 11 मई 1857 को मेरठ के सभी विद्रोही दिल्ली पहुंच जाते हैं और अंग्रेजों को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर सम्राट बना देते हैं। अब देखते हैं दिल्ली में विद्रोह। बख्त खान के नेतृत्व में 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तब उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को अपना राजा घोषित कर दिया। विद्रोह के दमन के दौरान अंग्रेज अधिकारी निकोलसन की मृत्यु हो जाती है। जो अंग्रेज अधिकारी होता है निकोलसन, विद्रोह को रोकने की चेष्टा करता है और मारा जाता है। उसके बाद 20 सितंबर 1857 को मेजर हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंच जाती है और विद्रोहियों को पराजित किया जाता है। इसके द्वारा जो मेजर हडसन होता है वो पहुंचता है और नेतृत्व करके जो क्रांतिकारियों को पराजय को देखते हुए बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे के पीछे छिप जाते हैं। जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो मेजर हडसन ने उन्हें, जो उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता है, तो वो क्या कहता है, दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेंग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर क्या देते हैं, हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेंग हिंदुस्तान की। इस तरीके से बहादुर शाह जफर उत्तर देते हैं। उनके पुत्रों और पुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सामने सरेआम गोलियों से भून डाला। विलियम हडसन ने उनके बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र खां और सुल्तान मिर्जा अबू बकर को दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजा पर अपनी निगरानियों में गोली मार देता है। ये रहा मेजर हडसन। बहादुर शाह द्वितीय पराजित हुए और गिरफ्तार कर लिया गया इनको। बहादुर शाह जफर की भूख लगी तो अंग्रेजों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सर रख दिए। तब उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया, हिंदुस्तान के बेटे अपने देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। ये बहादुर शाह जफर अंग्रेजों को जवाब देते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। ज्यादातर मुगल शहजादों की कब्र हुमायूं के मकबरे के पास में है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर मुगल शहजादे हैं वो कहाँ दफनाए गए हैं, तो हुमायूं की कब्र के पास में। जब दिल्ली में अंग्रेजों को बहादुर शाह द्वितीय ने कैद कर लिया, तब निम्न शायरी लिखते हैं ये बहादुर शाह जफर ये शायरी लिखते हैं, ना तो मैं किसी की आंख का नूर हूँ, ना ही किसी के दिल का करार हूँ, मैं किसी के काम ना आ सका, वो बुझता हुआ चिराग हूँ। बाद में रंगून जेल में इनको भेज दिया जाता है। सन 1862 में वही रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। लड़के पोतों सबको मारना पड़ा। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इस समय दिल्ली में ही था जब ये घटना हो रही थी। उस समय जो प्रसिद्ध शायर था मिर्जा गालिब, वो इसी समय दिल्ली में ही मौजूद था। चलिए अब देखते हैं विद्रोह का दूसरा केंद्र। अगला केंद्र था लखनऊ। दिल्ली में विद्रोह का दमन करने के बाद लखनऊ इसका प्रमुख केंद्र बनता है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने किया। ये बेगम हजरत महल है। वाजिद अली शाह की बेगम वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इन्हें वाजिद अली शाह ने महक परी की उपाधि प्रदान की थी। बेगम हजरत महल की संरचना में विरजिस कादर होते हैं। विरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया जाता है। मार्च 1858 में कैम्पबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंच जाती है। दमनकारियों में आउट्रम, हैवलॉक और कैम्पबेल शामिल था। इसमें प्रमुख कैम्पबेल था जिसने दमन किया था। विद्रोही का दमन कर लखनऊ को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। बेगम हजरत महल पराजय को देखकर नेपाल भाग जाती हैं। बेगम हजरत महल है, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये नेपाल भाग जाती हैं, क्योंकि उस टाइम नेपाल और अंग्रेजों के बीच अच्छी खासी संघर्ष चल रहा था। तो नेपाल जो क्रांतिकारियों के बचने का एक सुरक्षित स्थान था। अगला है कानपुर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब पेशवा ने किया था, जिन्हें विद्रोह के दौरान पेशवा घोषित किया जाता है। हमने पढ़ा था जब मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था जो बाजीराव द्वितीय होते हैं उनके बाद पेशवाई समाप्त कर दी जाती है, तथा उसके बाद जो नाना साहब पेशवा होते हैं वो उनके दत्तक पुत्र होते हैं, जिन्हें बाजीराव द्वितीय को ही कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है मराठा साम्राज्य को छीनकर। तो उसी के कारण ये विद्रोह में शामिल होते हैं। नाना साहब, जिन्हें धोधो पंथ कहा जाता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। चलिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों ने नियम लागू किया था जो दत्तक पुत्र होंगे उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। इसलिए जो नाना साहब होते हैं, नाना साहब पेशवा, इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। नाना साहब ने अजीमुल्ला खां को लंदन भेजकर पेंशन की अपील करवाई। हमने देखा था षड्यंत्रकारियों में नाना साहब और अजीमुल्ला खां शामिल थे। तो अजीमुल्ला खां लंदन चले जाते हैं। इसी अपील को नहीं मानने के कारण नाना साहब विद्रोह ने कर दिया। जो नाना साहब होते हैं, विद्रोह में उतरने का प्रमुख कारण नाना साहब का होता है इनकी अपील ठुकरा देना। दिसंबर 1857 में कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंच जाती है। तात्या टोपे ने नाना साहब की सेना का संचालन किया था। जो तात्या टोपे थे, इन्होंने बहुत सारी सेनाओं का संचालन किया था। लखनऊ में भी इन्होंने साथ दिया था, ग्वालियर में भी दिया था, झांसी में भी दिया था, कानपुर में भी दिया था। बहुत सारी रियासतें थी जिनमें तात्या टोपे जिनकी तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। बाद में विद्रोह को हैवलॉक ने नियंत्रित कर लिया और नाना साहब को पराजित कर दिया, और नाना साहब नेपाल भाग जाते हैं। ये भी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग जाते हैं। हालांकि कानपुर की कहानी बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे नाव वाली भी घटना है। जो गंगा नदी होती है उसमें युद्ध मतलब गोलियां वगैरह चलती हैं विद्रोहियों के द्वारा, वो भी बहुत बड़ा संघर्ष कहानी है। वो उस कभी और टॉपिक जब विस्तार से पढ़ाएंगे तब उसकी चर्चा होगी। फिलहाल इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, आईएएस पीसीएस में इतना डीपली पूछा जाता है युद्ध में गोलियां वगैरह के बारे में। तात्या टोपे अगले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, तात्या टोपे नाना साहब के सैन्य अधिकारी। विद्रोह में सभी विद्रोहियों का साथ दिया। लगभग जो विद्रोहकारी थे उनमें लगभग ज्यादातर विद्रोहियों का ये साथ देते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। जब भारत के सभी विद्रोह दबा दिए गए तब भी तात्या टोपे का विद्रोह चलता रहा। सबसे आखिरी तक विद्रोह में कौन शामिल रहा? तात्या टोपे रहा, हमेशा याद रखिएगा। अपने जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण सन 1859 में पकड़े गए। अंग्रेजों ने सन 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी, और यह 1857 के विद्रोह की सबसे आखिरी घटना थी। मतलब तात्या टोपे को सबसे आखिरी में फांसी दी गई थी। इसके बाद किसी क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी। जो 1857 की क्रांति में जो शामिल थे उसमें सबसे आखिरी में
इन्हीं को फांसी देकर विद्रोह को समाप्त किया जाता है। चलिए अब आगे अगला क्रांति का केंद्र देखते हैं। अगला क्रांति का केंद्र है झांसी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनके एक पुत्र था जिसकी मृत्यु बचपन में ही हो जाती, कुछ महीनों में ही बताया जाता है मृत्यु हो जाती है, या कुछ साल का था बच्चा, ऐसे ही कुछ था, कुछ महीने या साल भर का था, जिसके शोक में राजा भी मर जाते हैं, राजा बीमार पड़ जाते हैं, बाद में राजा की भी मृत्यु हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव दत्तक पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ये पीठ में जो पीछे बच्चा दिखाया जाता है ये दामोदर राव ही हैं, जिन्हें दत्तक पुत्र के रूप में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा स्वीकार किया जाता है। अंग्रेजों ने विलय नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था, इनका वारिस नहीं था, इसलिए झांसी को हड़प लेते हैं अंग्रेज। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ वकील जी लैंग, ये जी लैंग है जो वकील, इनके द्वारा अपील करवाई। अपील ठुकराने के बाद रानी ने विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में सन 1858 में ह्यूरोज की अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध होता है। रानी लक्ष्मीबाई के कुछ गद्दार मंत्रियों के कारण रानी को झांसी से हाथ धोना पड़ता है, रानी झांसी हार जाती हैं। उसके बाद तात्या टोपे की मदद से कालपी, झांसी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया जाता है। पहले कालपी और झांसी पर, झांसी का हालांकि कुछ क्षेत्र होता है, पूरी झांसी नहीं होती है, कालपी और झांसी पर तात्या टोपे की मदद से अधिकार होता है। उसके बाद कुछ विद्रोहियों का साथ लेकर ये ग्वालियर की ओर बढ़ती है, ग्वालियर को केंद्र बनाती है, क्योंकि ग्वालियर उस टाइम अंग्रेजों की मदद कर रहा था, तो ग्वालियर पर ये कब्जा कर लेती है रानी। झांसी और कालपी से खदेड़े जाने के बाद, ये झांसी और कालपी जब इनसे छूट जाता है, खदेड़े जाने के बाद 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और मराठा विद्रोहियों के एक समूह ने सिंधिया शासकों, जो ब्रिटिश शासकों के सहयोगी थे, से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। जो हमने बताया था ब्रिटिश का सहयोगी था ग्वालियर, उस पर ये कब्जा कर लेती हैं। पीछे पीछे ह्यूरोज ग्वालियर पहुंच गया और रानी के साथ ग्वालियर में 17 जून 1858 को युद्ध हुआ। युद्ध में रानी काफी घायल हो गई और कोटा मोरार के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होती हैं। जो कोटा और मोरार के पास में युद्ध होता है उसमें रानी वीर गति को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अब देखते हैं जो ह्यूरोज होता है वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या क्या बातें। ह्यूरोज अफ्रीका और दुनिया के कई देशों में अंग्रेजी हुकूमत कायम करने में सफल था। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर उन्हें सुंदर और चतुर महिला कहा था। ये बताया जाता है रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक चेहरा है। ये कुछ इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई दिखती थी। ह्यूरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में मात्र एक मर्द थी। ह्यूरोज ने लिखा है कि रानी मर्दों की तरह कपड़े पहनती थी और अपने सिर पर पगड़ी और हाथों में मर्दों की तरह घुड़सवारी भी करना जानती थी। ये कुछ ह्यूरोज ने जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा था वो रहा। अब देखते हैं अगला केंद्र बिहार। इसके नेता थे बाबू कुंवर सिंह और उनके बड़े भाई अमर सिंह और उनके कमांडर इन चीफ हरि कृष्ण सिंह। ये रहे बहादुर कुंवर सिंह। जो बाबू कुंवर सिंह थे वो ये रहे। जगदीशपुर के 80 वर्षीय राजपूत जमींदार कुंवर सिंह, जिनकी संपत्ति राजस्व बोर्ड द्वारा जब्त करने की प्रक्रिया में थी, इस कारण ये विद्रोह में उतरे। हमने पीछे देखा था एक सूर्यास्त कानून था। सूर्यास्त कानून के तहत जो बाबू कुंवर सिंह है वो लगान नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनकी जमीन छीनी जा रही होती थी, इसीलिए विद्रोह में उतरते हैं। इसका जो केंद्र होता है शाहाबाद होता है। दमनकारी टेलर और आयरे, जो टेलर और आयरे होते हैं वो इस विद्रोह को, बिहार वाले विद्रोह को दबाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला विद्रोह का केंद्र। अगला जो विद्रोह होता है वो बरेली में होता है। इसके नेता हैं खान बहादुर खां और बख्त खां। ये बख्त खां वही है जो सबसे पहले सैनिकों को, विद्रोहियों को इकट्ठा करके दिल्ली की ओर कूच करते हैं। उसके बाद बरेली की कमान खान बहादुर खां संभालते हैं। दमनकारी कैम्पबेल होता है। ये बरेली के विद्रोह को दबाता है। अगला रोहिलखंड, जो फैजाबाद और अयोध्या का क्षेत्र था रोहिलखंड का। इसके नेता होते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये मौलवी अहमदुल्ला शाह होते हैं, ये फैजाबाद क्षेत्र को नियंत्रण में लेते हैं।
इसके निवासी जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, ये निवासी थे, मद्रास के निवासी थे और यहाँ पे रुहेलखंड में ये विद्रोह को करते हैं। दमनकारी, इसका भी कैम्पबेल होता है, ये दमन करता है। अगला इलाहाबाद में विद्रोह, नेता होते हैं मौलवी लियाकत अली। विद्रोह के दौरान यहाँ के सूबेदार घोषित किए जाते हैं, जो इलाहाबाद का सूबेदार, इन्हें मौलवी लियाकत अली को घोषित किया जाता है। अब चित्र में देखते हैं कुछ प्रमुख जो विद्रोहकारी थे उनको देखते हैं। मंगल पांडे सबसे पहले, यही मेन थे सरदार, इन्हीं के कारण पूरी क्रांति भारत में उभरी, जिसके कारण ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अगर ये सही ढंग से होता तो मंगल पांडे की जो शहादत थी वो काम आ जाती। अगली रानी अवंतीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, वक्त खां, लियाकत अली, बेगम हजरत महल, ये 1857 की क्रांति के सूत्रधार थे। चलिए आगे अब देखते हैं अगला विद्रोह। अगला विद्रोह का केंद्र था सतारा, जिसे अंग्रेजों ने ही उत्पन्न किया था। यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो हमने बताया था, जो मराठा साम्राज्य था उसी से काटकर एक क्षेत्र सतारा बनाया जाता है। इसके नेता थे रांगो बापू। अगला हैदराबाद में, इसके नेता होते हैं सोनाजी पंत और गंगाराव। अगला गोरखपुर में विद्रोह भी होता है, इसके नेता होते हैं गजाधर सिंह और निजाम मोहम्मद। अगला मंदसौर में विद्रोह होता है, ये मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है मंदसौर, वहां पर विद्रोह होता है, इसके नेता होते हैं फिरोज शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केंद्र होता है कोटा, इसमें जो नेतृत्व करते हैं जयदयाल और हरदयाल। जो जयदयाल और हरदयाल ये लोग कोटा से नेतृत्व करते हैं। अगला असम में कंदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता, ये दो लोग असम से करते हैं नेतृत्व। अगला कुल्लू, जो हिमाचल का एक क्षेत्र है कुल्लू, इसमें नेतृत्वकर्ता वीर सिंह और प्रताप सिंह होते हैं। अगला मथुरा से नेतृत्वकर्ता देवी सिंह होते हैं। अगला मेरठ से नेतृत्वकर्ता कदम सिंह होते हैं। अब चित्र में हम देखते हैं विद्रोह के केंद्र और प्रमुख नेता, जैसे बरेली वक्त खां, मेरठ कदम सिंह, हमें देखा था मेरठ कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ग्वालियर से तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली और आरा या बिहार में जो आरा क्षेत्र था, जो बनारस या उसके पास के क्षेत्र लगता था आरा का, ये बाबू कुंवर सिंह। ये बैरकपुर छावनी मंगल पांडे प्रमुख केंद्र था, जहां से शुरुआत चिनगारी भड़कती है। संभल, ये सुरेंद्र शाही के बारे में अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम उड़ीसा के क्षेत्र में विद्रोह को देखेंगे अभी आगे चल के। अगला असम में हम देख सकते हैं मनीराम दत्ता, इनको देखा था अभी। चलिए आगे विद्रोह होता है इंदौर में कंपनी निवासी कर्नल हेनरी मैरियन डूरंड ने इंदौर में विद्रोह की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। जो इंदौर में विद्रोह, जो हेनरी मैरियन डूरंड होते हैं, उन्होंने विद्रोह बता दिया, यहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ। हालांकि इंदौर में 39 ब्रिटिश निवासी मारे गए, तो जो ब्रिटिश अधिकारी 39 होते हैं वो मारे भी जाते हैं। 1 जुलाई को होलकर की सेना में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और भोपाल टुकड़ी ब्रिटिश अधिकारियों के साथ स्थानीय रूप से गठित बल के घुड़सवारी सेना पिकेट पर गोलियां चला दी गई थी। इस प्रकार से ये इंदौर में भी छोटा विद्रोह पनपता है। अगला पंजाब और अफगानिस्तान का विद्रोह देखते हैं। पंजाब में झेलम में अंग्रेजों के खिलाफ देसी सैनिकों का विद्रोह देखा गया। यहाँ 7 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने महारानी की 24वीं फुट रेजिमेंट के 35 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। मृतकों में कर्नल विलियम स्प्रिंग के सबसे बड़े बेटे कैप्टन फ्रांसिस स्प्रिंग भी शामिल थे। इस घटना की याद में सेंट जॉन चर्च झेलम का निर्माण किया गया और इस चर्च में मौजूद एक संगमरमर में लेक्चर पर उन 35 ब्रिटिश सैनिकों के नाम भी खुदे हुए, जिनको विद्रोह के दौरान मारा गया था। 2 संगमरमर के एक जो पत्थर वैसा है उस पे इन 35 सैनिकों के नाम भी खुदे हुए हैं। चलिए आगे और देखते हैं। बंगाल और त्रिपुरा में विद्रोह। सितंबर 1857 में सिपाहियों ने चटगांव के खजाने पर कब्जा कर लिया। राजकोष कई दिनों तक
कई दिनों तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा। जो बंगाल और त्रिपुरा में चटगांव होता है, वो बंगाल त्रिपुरा का लगभग क्षेत्र एक ही लगता था। अब बांग्लादेश बीच में है, फिलहाल वो क्षेत्र लगभग एक ही था पहले। तो जो चटगांव था वहां पर विद्रोही कब्जा कर लेते हैं। 18 नवंबर को आगे के विद्रोहियों ने 34वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी और तीसरी और चौथी कंपनियों ने चटगांव जेल पर हमला किया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। विद्रोहियों को अंततः गोरखा रेजिमेंट द्वारा दबा दिया गया। जो गोरखा रेजिमेंट थी नेपाल की, उसके द्वारा इन्हें दबा दिया जाता है। विद्रोह कोलकाता और बाद में बंगाल की पूर्व मुगल राजधानी ढाका पर भी फैल गया। जनवरी 1858 में कई सिपाहियों को हिल टिपेरा रियासत के शाही परिवार का आश्रय भी मिला था। मुस्लिम फराजी आंदोलन के कारण बंगाल में अतिरिक्त क्षेत्र में पहले से ही कंपनी के शासन से परेशान थे। जो फराजी आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, जो हमने देखा था 1858-60 तक चलता है, उसमें भी कुछ मुस्लिम शामिल हो गए थे। अगला है गुजरात। मध्य और उत्तर गुजरात में उत्तर भारत के सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह के विपरीत विद्रोह भील, कोली, पठानों और अरबों के सशस्त्र समुदायों के समर्थन से जमींदारी और तालुकादारों और ठाकुरों द्वारा जारी किया गया था। अंग्रेजों से उसका मुख्य विरोध इनाम कमीशन के कारण था। जनवरी 1858 में बाघेर द्वारा विद्रोह को देखा गया। जो इनाम कमीशन था उसके विद्रोह में ये विरोध चालू हुआ था, जिन्होंने जुलाई 1859 तक उस क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। तो जुलाई 1859 तक इस पर कब्जा कर लिया जाता है। चलिए आगे और देखते हैं गुजरात विद्रोह को। अक्टूबर 1859 में ब्रिटिश, गायकवाड़ और अन्य रियासतों के सैनिकों के संयुक्त आक्रमण ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया और क्षेत्र पर पुनः कब्जा अंग्रेजी हुकूमत का हो जाता है। इस प्रकार से गुजरात अभियान दबा दिया जाता है। अगला उड़ीसा में विद्रोह को देखते हैं, जो अभी हमने पीछे चर्चा की थी सुरेंद्र साई की, वो आते हैं। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों द्वारा हजारीबाग जेल से बाहर निकाले गए। जो विद्रोह हुआ था उसमें कुछ विद्रोही जेल में कैद थे हजारीबाग में, वहां से छुड़ाए जाते हैं। उनमें एक सुरेंद्र साई भी थे। सितंबर के मध्य में सुरेंद्र साई ने खुद को संबलपुर के पुराने किले में स्थापित कर लिया। खुद को जो संबलपुर का पुराना किला था वहां का राजा घोषित करते हैं। दिसंबर में अंग्रेजों ने संबलपुर के विद्रोह को कुचलने के लिए तैयारी की और इसे अस्थायी रूप से छोटा नागपुर डिवीजन से बंगाल प्रेसिडेंट के उड़ीसा डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया। 30 तारीख को एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें सुरेंद्र का भाई मारा गया। जो सुरेंद्र साई थे उनके भाई मारे जाते हैं और कई सारे विद्रोहियों को भी मार गिराया गया। सुरेंद्र साई फिर भी डटे रहे और जंगल ने ब्रिटिश दलों को उन्हें पकड़ने में बाधा डाली। जो वहां के जंगल थे उड़ीसा के, वहां पे सुरेंद्र साई अपने जो प्रमुख विश्वास पात्र थे उनके साथ जंगल में चले जाते हैं और वहां से विद्रोह को आगे जारी रखते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के साथ सहयोग करने का साहस करने वाले किसी भी मूल निवासी को उनके परिवार सहित आंतरिक किया जाता था। जो आतंकित करते थे, जो मूल निवासी होते थे वहां के। विद्रोहियों के माफी का वादा करने वाली एक नई नीति के बाद सुरेंद्र साई ने मई 1862 को आत्मसमर्पण कर दिया। जो मई 1862 में जो सुरेंद्र साई होते हैं, जो नई नीति आती है विक्टोरिया के द्वारा, उसके तहत इनको माफ कर दिया जाता है और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी के साथ ये विद्रोह के केंद्र समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम इनके परिणाम तथा कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।